नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्सिता सिंह। मेरा वोट मेरी सरकार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ सत्ता की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन अफसोस कि इस सब के बीच उन तमाम विचारधाराओं को तिलांजलि दे दी गई है जिनकी बुनियाद पर इन पार्टियों ने अपना सफर शुरू ही किया था। इसी की पड़ताल करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक खास कार्यक्रम, राजनीति, सपना और मौत। पहली कड़ी में पेश है बीएसपी की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने से ख्वाबों और हकीकत की पड़ताल करने वाले हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव एक बार फिर सामने हैं और सभी राजनीतिक दलों ने अपने घोड़े खोल दिए। 2007 में जैसे चमत्कार करते हुए बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन 5 साल बाद एक सवाल सबके सामने है कि सिर्फ 22 साल में शून्य से शिखर पर पहुंची इस पार्टी के पीछे खड़ा वो आंदोलन कहां है जिसने इस पार्टी को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को अब देश में ही नहीं दुनिया में पहचाना जाता है। संघर्ष करो। वे लोकतंत्र के चमत्कार का नतीजा है, जिसने एक दलित महिला के लिए 4 बार उस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना संभव किया जहां दलितों और स्त्रियों का उत्पीड़न परंपरा और इतिहास का हिस्सा है। बहरहाल 5 साल से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रही मायावती का शासन अब कसौटी पर है। सवाल यह है कि मायावती के शासन ने उन दलितों की हालत को बदला या नहीं जो उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। यही जांचने के लिए हम पहुंचे थे उन्नाव जिले के एक गांव सतगुरु खेड़ा। इस गांव में सिर्फ दलित जाति के लोग रहते हैं। थोड़ी मोड़ी खेती और मजदूरी के दम पर लोगों ने अपने घर की कुछ दीवारों को पक्की ईंटों का जरूर बना लिया है, लेकिन बिजली आजादी के 64 साल बाद भी दूर की कौड़ी है। समस्याएं इतनी कि किसी भी राजनीतिक दल से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। लखनऊ में यहाँ कहूँ पार्क बना दीस, कहूँ कुछ बना दीस, और यहाँ हम लोग गरीबों के लिए कुछ नहीं। हमारे जैसे विकलांग है, शादीशुदी कॉलोनी तो मिलना चाहिए कि नहीं। आज तक कांग्रेस ने क्या दे गई, या बसपा क्या दे गई, या समाजवादी क्या दे गई, या जनता दल क्या दे गया, कोई किसी को नहीं देता बगैर माजियों से कमाए। लेकिन ठहरिए, इस आक्रोश से कोई नतीजा मत निकालिएगा। आखिर कोई तो वजह है कि जिन दलितों की तकलीफों को मायावती का शासन रत्ती भर भी कम नहीं कर सका। वे बीएसपी का स्टिकर दरवाजों पर लगाकर अपनी पसंद का खुला इजहार कर रहे हैं। जाहिर है, यूपी के दलितों के लिए मायावती के शासन का मतलब पानी, बिजली, सड़क या रोजगार से कुछ ज्यादा है। दरअसल वे उस सपने के साथ बंधे हैं जो कभी कांशीराम ने उनके बीच बोया था। बंजर धरती पर फूल खिलाने का यह किस्सा करीब 37 साल पहले शुरू हुआ। सन 1975 कांशीराम लखनऊ आए। बीएसपी के संस्थापकों में से एक और अब कांग्रेस का दामन थाम चुके राज बहादुर को वो पहली मुलाकात आज भी अच्छी तरह याद है। कांशीराम ने उनके साथ लखनऊ के ऐतिहासिक स्थलों की सैर नहीं की, बल्कि दिन भर पैदल चलते हुए कीचड़ भरी दलित बस्तियों का जायजा लिया था। किसी देख रहे हैं ना, यहीं से शुरुआत किया, नीले किनारे 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 उधर भैंसा कुंड होते हुए तब जाके आए। उतने में शाम हो गई, पानी भी आ गया था, वो मई जून का महीना था। तुलसी थिएटर जब चल रहा था तो वहां आए, हमने उनसे पूछा कि भाई तुलसी थिएटर में पिक्चर देखना और दिखा दें साहब। और कोई नहीं था, हम दोनों आदमी अपना पैदल। उन्होंने कहा, यार राज बहादुर, मैं ऐसी पिक्चर बना रहा हूं, जब वो पिक्चर बन जाएगी तो उसको देखना था। कांशीराम को यकीन था कि उत्तर प्रदेश के हालात उनकी पिक्चर में रंग भर देंगे। उनका जन्म पंजाब के रोपर जिले में
15 मार्च 1934 को दलित रविदासिया सिख परिवार में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित कांशीराम ने पुणे में DRDO की एक प्रयोगशाला में काम करते करते जीवन की प्रयोगशाला में उतरने का संकल्प किया और 1971 के आसपास नौकरी छोड़ दी। उन्होंने 1973 में बामसेफ नाम का संगठन बनाया, जो दलित पिछड़ों और मुसलमान कर्मचारियों का संगठन था। 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 का गठन करने के साथ एक आसान लेकिन मारक नारा दिया, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। कांशीराम ने समझाया कि समाज में 85% जनसंख्या वाले दलित पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के लोग इसलिए हाशिए पर हैं क्योंकि सत्ता पर सिर्फ सवर्णों का कब्जा है। DS4 के दस्ते इस मंत्र को गांव-गांव पहुंचाने में जुट गए। आज नए ढंग की हेयर स्टाइल में सजी और हेलीकॉप्टर से आकाश नापती मायावती को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि तब वे भी लंबी चोटी वाले बालों के साथ साइकिल पर सवार होकर गांव-गांव जाती थी। वे सीधी और तीखी बात करते हुए पूछती थी, दलित समाज के 95% वोट कांग्रेस को जाते हैं, लेकिन केवल 5% मंत्री ही दलित होते हैं, जबकि ब्राह्मण मंत्री 55% हैं। किसी राज्य में दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? साफ है, कांग्रेस दलितों को बेवकूफ बना रही है। दलितों को ये बात तेजी से समझ में आने लगी थी। 14 अप्रैल 1984 डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ और कांशीराम ने राजनीतिक समीकरणों को पलटने का प्रयोग शुरू किया। लेकिन पार्टी को पहली सफलता 5 साल बाद 1989 में मिली, जब मायावती बिजनौर से सांसद चुनी गई और 10% सीट के साथ उत्तर प्रदेश में BSP के 13 विधायक भी चुने गए। दलितों का BSP की ओर मुंह मोड़ने के इस पहले खुले प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पतन की शुरुआत हो गई। लेकिन राम मंदिर आंदोलन की छाया में 1991 में हुए चुनाव में पार्टी की ताकत घट गई। बहरहाल हालात पलटने के लिए कांशीराम ने 1993 में समाजवादी पार्टी से समझौता किया और उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े गठबंधन के नारे ने उन्हें सत्ता तक पहुंचा दिया। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्ता की चाबी कांशीराम के हाथ थी। हालांकि भविष्य के तनाव ने बताया कि ये एक अवसरवादी गठबंधन मात्र था। ये महज विधानसभा में बहुमत पाने, सत्ता बने रहने और राजकोष का इस्तेमाल करने की एक कोशिश थी, एक योजना थी, एक प्रयास था। ये इससे कोई वैचारिक बात नहीं उभरती है। कांशीराम के पास खबरें थी कि मुलायम सिंह यादव उनके विधायकों को तोड़कर गठबंधन खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और तब तक उनकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद बन चुकी मायावती ने 3 जून 1995 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसे मनुवादी पार्टी कहकर लगातार कोसा गया था। सहयोग उसी बीजेपी का था, लेकिन इतिहास तो बन ही गया था। अधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है हिंदुस्तान की जनतांत्रिक राजनीति की, और लोकतांत्रिक तरीके से भी जो न केवल एक दलित बल्कि एक स्त्री भी एक ऐसे पद पर आसीन हो सकती है। जिस बेगम हजरत महल पार्क में बैठकर कांशीराम ने कई ख्वाब देखे थे, उसी के सामने बना ये परिवर्तन चौक इस ऐतिहासिक घटना का यादगार स्मारक है। बाद में बीजेपी के सहयोग से 1997 और 2002 में भी मायावती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन कार्यकाल छोटे ही रहे। बहरहाल गठबंधन सरकारों के इस 17 साला दौर का अंत खुद बीएसपी ने 2007 में पूर्ण बहुमत पाकर किया। लेकिन इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर के उन विचारों को दफना दिया गया जो जाति व्यवस्था के नाश को दलितों का सबसे बड़ा एजेंडा मानते थे। बीएसपी ने इसी जाति व्यवस्था को अपनी ताकत बना लिया। पार्टी के हर नेता को उसकी जाति की पहचान के साथ जोड़ा गया। पार्टी जातियों के सम्मेलन कराने लगी और देखते देखते हाथी गणेश में तब्दील हो गया। ऊंची जातियों के बीएसपी प्रत्याशियों की सबसे बड़ी ताकत यही बन गई कि बीएसपी का दलित जनाधार उन्हें एक मुश्त वोट देता है।
संत रविदास ने कहा था, जात जात में जात है जस केलन के पात, रैदास न मानुख बन सके जब तक जात न जात। यानी जाति भावना से ऊपर उठे बिना, जाति व्यवस्था को तोड़े बिना मनुष्य के लिए मनुष्य बन पाना संभव नहीं। लेकिन अफसोस, इसी उद्देश्य के तहत बनी बहुजन समाज पार्टी आज इसी जाति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में अपनी कामयाबी देख रही है। बहरहाल दलित आंदोलन और सपनों की अपनी भी गति है, जो लखनऊ के मवई पड़ियाना गांव में बन रहे इस बौद्ध विहार में दिखती है। दलितों और पिछड़ों की बड़ी तादाद के लिए अब हनुमान मंदिर जाना नहीं, बुद्ध पूजा में शामिल होना अहम हो गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाकर जो संदेश दिया था, वो उत्तर प्रदेश में अब खूब गुना सुना जा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बसपा सरकार का सर्वजन हिताय सर्वजन, तो सबको तो खुश नहीं किया जा सकता। उसी तरह से कोई भी आदमी सही मार्ग को बहुत जल्दी सब नहीं पकड़ सकते। हाँ, प्रयास करते रहने से धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में आडंबर, ढोंगवाद, बराबरी का दर्जा, ये सब हम लोगों को नहीं मिलता है। मंदिर में पहले तो जाने से रोकते थे, अभी मंदिर में लोग हेट करते हैं। अगर हम मंदिर में होंगे तो दूसरा ब्राह्मण मंदिर में जाएगा नहीं। इस यहाँ पे समानता मिलती है। जाहिर है ये एक राजनीतिक आंदोलन का सांस्कृतिक असर है। हजारों साल बाद हिंदी पट्टी में बुद्ध एक बार फिर मुस्कुरा रहे हैं। इस नई हवा का असर राजधानी लखनऊ पर भी साफ नजर आता है। 10 नवाबों ने मिलकर इसे जो पहचान दी थी, वो मायावती के स्मारकों के आगे फीकी पड़ गई है। सम्राट अशोक के समय बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। उसी प्रकार से इन स्मारकों को देखने से लगता है कि एक बार फिर से उस धारा की ओर, भगवान बुद्ध की धारा की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसमें शक नहीं कि समतावादी आंदोलन के नायकों की ऐसी भव्य प्रतिष्ठा देश के किसी हिस्से में नहीं की गई है। इन पर हजारों करोड़ का खर्च आया है और विपक्ष के लिए ये फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार का नमूना है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। समतावादी नायकों के नाम पर मायावती ने जो स्मारक बनाए, उन्हें देखने के 2 नजरिए हैं। एक वर्ग के लिए ये महज पैसे की बर्बादी है, तो दूसरे की निगाह में इनका दर्जा तीर्थों से कम नहीं। ऐसे तीर्थ जो खास तौर पर उन दलितों में गौरवबोध भरते हैं जिन्हें पारंपरिक तीर्थों में मनुष्य होने का दर्जा भी हासिल नहीं था। बीएसपी का ये किस्सा अभी जारी है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।